सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र। इससे पहले आपको 3 अभ्यास प्रश्न पत्र डाले जा चुके हैं और यह चौथा अभ्यास प्रश्न पत्र है। तो आप इन चारों अभ्यास प्रश्न पत्र की अच्छे से तैयारी कीजिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाइए या परीक्षा दीजिए। तो देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञेय। सूरदास भक्ति काल की शाखा के कवि हैं। तो सूरदास कौन सी भक्ति शाखा? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती हैं। तो दोहा और छंद के द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? तो यह मोतीलाल था। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा जी में प्रभावित करते थे। तो लगभग ये 500 गोलियां गंगा जी में प्रभावित करते थे। उसके बाद में हम देखते हैं रिक्त स्थान। विश्व की सकल जन गर्मी से खालिस्तान हो रहे हैं। तो व्याकुल। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारण को खालिस्तान कहा जाता है। तो यह विभाव कहलाता है। फिर देखिए, कविता में रचना विधान को खालिस्तान कहते हैं। तो छंद कहते हैं। फिर बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की खालिस्तान विधा है। तो बाल गोविंद भगत यह रेखाचित्र है। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे खालिस्तान वाक्य कहते हैं। तो निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह खालिस्तान नदी। तो वह है तीस्ता नदी। इसके बाद में हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी देखिए, आत्मकथ्य कविता। तो आत्मकथ्य जो कविता है यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। 16 मात्राएं। तो 16 मात्राएं चौपाई छंद में होती हैं। उपन्यास के तत्व 6 हैं। फिर एक प्लेट सैलाब। तो एक प्लेट सैलाब का आंसर है मनु भंडारी। उसके बाद में देखते हैं जो मीठी वाणी बोलता हो। तो मीठी वाणी बोलने वाला मृदु भाषी। शाना साना हाथ जोड़ी यह मधु कांकरिया के द्वारा रचित है। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है? तो मुख्य गायक की आवाज़ भारी और गंभीर होती है। आलंबन के अंगों के नाम लिखिए। तो आलंबन के अंग है आश्रय और विषय। संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है? संस्कृत व्यक्ति बौद्धिक क्षमता के आधार पर नई खोज करने वाला व्यक्ति होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ है दोहरा लाभ होना। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर पीसी हुई हल्दी लगाया। इसके बाद सत्य असत्य देखिए। तो फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, यह सत्य है। किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अन्योक्ति अलंकार है, यह असत्य है। बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। तो यह असत्य है। 2 पदों के मेल को संधि कहा जाता है, यह भी असत्य है। गंगतों का अर्थ पहाड़ होता है, यह सत्य है। अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, यह सत्य है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है और संवत और उनकी समया अवधि लिखिए। तो हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, आदिकाल या वीरगाथा काल। तो यह है 1150 संवत से 1375 तक। भक्ति काल और पूर्व मध्य काल 1375 से 1700 तक। रीति काल और उत्तर मध्य काल 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल 1900 से अब तक। इसके बाद में हम देखते हैं इसी का 8वां प्रश्न है प्रयोगवादी कोई 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। तो प्रयोगवादी कवि हैं नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। तो नागार्जुन की युगधारा और केदारनाथ की युग की गंगा। इसके बाद में आता है सूरदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, सूरदास की जो रचनाएं हैं सूर सारावली साहित्य लहरी।
और भाव पक्ष में सूर को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है और इन्होंने वियोग श्रृंगार का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। इनका बाल वर्णन मनोवैज्ञानिक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अनामिका कुकुरमुत्ता। तो भाव पक्ष देखिए, निराला की कविता में प्रेम सौंदर्य का मोहक चित्रण मिलता है। निराला ने अपनी रचनाओं में प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किया है। निराला जी का काव्य देश प्रेम और राष्ट्रता की भावनाओं से परिपूर्ण है और एक नई राह प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 8 है कि गोपियों को उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग अंकित है। तो उद्धव श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके असीम प्रेम आनंद से वंचित रहे, इसीलिए वह वास्तव में भाग्यवान और भाग्यवान न होकर अति भाग्यवान है। यही व्यंग्य भाग्यवान कहने में निहित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो राम का स्वभाव मृदुभाषी, कोमल और विनम्र है। राम के मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 9 कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। कवि चाहता है व्याकुल और अनमने लोगों के मन में एक क्रांति आए, वे उत्साहित हो जाएं, इसीलिए कवि ने कविता का नाम उत्साह रखा है। वे अपनी कविता की तरह बादलों से भी उत्साह लाने का आह्वान कर रहे हैं। उसी प्रकार प्रश्न 9 का अथवा है, फसल को हाथों से स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि नागार्जुन क्या व्यक्त करना चाहते हैं। कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा इसलिए कहा है क्योंकि फसलों को उपजाने में केवल बीज, खाद, पानी, सूर्य और हवा का ही सहयोग नहीं, अपितु उसे उपजाने में मनुष्य के परिश्रम का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 है, काव्य की विशेषता और उनके भेद लिखिए। तो काव्य की विशेषताएं हैं दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, और काव्य की परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्यम रसात्मक वाक्यम, युक्त वाक्य ही काव्य है। प्रश्न 10 का अथवा है, करुण रस की परिभाषा लिखिए। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। सहृदय से हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार। इसके बाद में प्रश्न 11 है, वर्णित छंद और मात्रिक छंद में अंतर लिखिए। तो वर्णित छंद वर्णों की गणना पर आधारित होता है। वर्णित छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम होता है। मात्रिक छंद मात्राओं की गणना पर आधारित होता है। मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम नहीं होता। पदार्थों, प्रकृति के अंग जैसे कि नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है। वहाँ मानवीकरण व्यवहार करना दिखाया जाता है। वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, जैसे कि हर्षाया, ताल। इसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न नंबर 12, किन्हीं दो प्रसिद्ध कहानीकार के नाम और उनकी कहानियां लिखिए। तो देखिए, प्रेमचंद की गबन और ईदगाह और सुखमय जीवन। इसके बाद में आता है जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर लिखिए। तो जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन के व्रत को प्रस्तुत करता है। जीवनी में बहुत सी बातें अनुमानित रहती हैं। आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन व्रत को स्वयं लिखता है। आत्मकथा में सब कुछ सत्य पर आश्रित होता है। इसके बाद में प्रश्न 13 है, स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी के साहित्यिक विशेषताएं। स्वयं प्रकाश की रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, बीच में विनय, और इसकी भाषा शैली है। स्वयं प्रकाश की कहानी में वास्तविकता की झलक मिलती है। वे विषय की ऊपरी सतह के बजाय उनकी सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। इनकी रचनाओं में व्यापक भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश दिखाई देता है। स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं में रोचक और कोशागोई शैली और मध्यम वर्गीय जीवन शैली का चित्रण मिलता है। मनु भंडारी की रचना देखिए। मनु भंडारी की रचना है महाभोग और आपका बंटी।
भाषा शैली, मनु भंडारी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में साहित्यिक रचना की है। इनकी रचना में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग मिलता है और उन्होंने अपनी रचना में भावात्मक, वर्णनात्मक, संस्करणात्मक एवं संवाद शैली के रूप में अपनाया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने वालों के प्रति सम्मान का भाव, सुभाष चंद्र बोस के प्रति अटूट श्रद्धा थी और उसके सभी देश के प्रति फौजियों जैसे भाव के कारण उसे लोग कैप्टन कहते थे। फिर प्रश्न क्रमांक है 14 का अथवा बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण करो। वेशभूषा से भगत साधु लगते थे। उनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी, सिर पर सफ़ेद बाल थे, गले में तुलसी के जड़ की माला पहनते थे, सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे, शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे, सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। इसके बाद प्रश्न 15 है, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है? लेखिका के जीवन पर 2 लोगों का विशेष प्रभाव है। पहला है पिता का प्रभाव। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गईं। परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई। पिता के द्वारा ही उसमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक ओर लेखिका के खोए आत्मविश्वास का पुनः लौटाया तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया। उसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्र और आंदोलन में भाग लेने लगी। इसके बाद में हम देखते हैं बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो शहनाई मंगल ध्वनि का वादक है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। इससे बढ़कर सुरीली शहनाई वादक कोई नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित वाक्यांश में से एक शब्द लिखिए। तो संसार भर में प्रसिद्ध मतलब कि विश्वविख्यात, जिसकी उपमा न की जाए, अनुपम। इसके बाद में संधि और समास में अंतर। तो संधि में वर्णों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि 3 प्रकार की होती है। समास में पदों का मेल होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 17 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ खेल कर, उन्हें छूकर, चूमकर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट रहते हैं। और वहीं बड़े बच्चे अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाकर और उनके पसंद के कार्य करके और उनकी पसंद के उपहार देकर उनसे प्रेम करते हैं। अगला प्रश्न है 17 का, अथवा लेखक आगे के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो इसका आंसर है, लेखक आगे का यह स्वभाव था कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में अधिक मदद करती, क्योंकि हिरोशिमा की घटित दृश्यों को देखकर उनकी आत्मा में ज्वलंत प्रकाश आया और उनकी विवस्था जागी और भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र में बढ़कर संवेदना में आ गई। फिर उन्होंने एक दिन हिरोशिमा की घटना पर कविता रच डाली। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18 कि रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संहार और धनु ही सम त्रिपुरारी विविध संग संसार। तो यह जो पद्यांश है यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। कवि है तुलसीदास। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण के व्यंग भरे उत्तर देने पर परशुराम की प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है और इसका भावार्थ लिखना है। देखिए बच्चों, आपको संदर्भ में 1 अंक मिलेगा, प्रसंग में 1 अंक और भावार्थ में 1 अंक। इस प्रकार से आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद में आप देखिए फागुन क्या, तो यह फागुन क्या वाला जो है यह फसल पाठ से लिया गया है और उसके नागार्जुन इसके रचनाकार हैं और प्रस्तुत वाक्यांश में फसल और उसके
उगने के सम्मिलित प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो आप लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों ही लिखिए, कोई एक नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर काटे जाएंगे। इसी प्रकार से गद्यांश है। तो गद्यांश देखिए कि ढाली बैठ कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। यह गद्यांश लखनवी अंदाज से लिया गया है और इसके लेखक यशपाल हैं और इसमें खाली बैठे विभिन्न प्रकार की कल्पना करते रहे उसी का वर्णन किया गया है और इसका भावार्थ लिखना है। और एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज, तो देखिए यह संस्कृति अध्याय पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यानन और इस पद्यांश में और शब्द व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद लेखन। तो परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, इस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। और संवाद लेखन, आपको किसी संवाद लेखन के बारे में आपको लिखना है। और एक अपठित गद्यांश आपको दिया रहता है, तो जिसमें देखिए जो आपका अपठित गद्यांश रहेगा वह गद्यांश 4 अंक रहेगा, जिसमें आपको शीर्षक लिखना है 1 अंक का और एक प्रश्न रहेगा और 2 अंक का आपको इसका भावार्थ लिखना है। तो इस प्रकार से आपके अपठित गद्यांश के 4 अंक हुए। उसी प्रकार से एक पत्र लेखन रहेगा, वह भी 4 अंक का रहेगा पत्र लेखन। और फिर निबंध रहेंगे, तो जो भी विषय रहेगा उसको आपको निबंध को 4 अंक में लिखना है। तो इस प्रकार से यह आपका चौथा सेट हुआ। इससे पहले आपके 3 सेट और भी डाले जा चुके हैं, तो यह आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार से सोशल साइंस के भी अभ्यास प्रश्न पत्र डाले जाएंगे, तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए। और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।